फिल्म की स्टार्टिंग होती है और हम एक पार्टी वाला दृश्य देखते हैं। ये पार्टी रिची नाम के लड़के के लिए रखी गई थी क्योंकि वो अपने पिता की कंपनी में सीईओ बन गया था। रिची के पिता उसे उठकर स्पीच देने को कहते हैं और रिची स्पीच में कहता है कि वो इस पद पर आया है तो सिर्फ अपनी दुल्हन हंटर की वजह से। वो उसकी लाइफ में एक उजाले की तरह है। दरअसल हंटर और रिची की हाल में ही शादी हुई थी। हंटर एक लो वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन रिची से शादी होने के बाद उसकी जिंदगी बदल सी गई थी क्योंकि रिची एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और अब रिची अपने डैड की कंपनी मैनहट्टन का सीईओ बन चुका है। खैर, इसके बाद सीन चेंज होता है और हम हंटर को देखते हैं। हंटर अपने हस्बैंड रिची के लिए डिनर तैयार कर रही होती है। दरअसल रिची अपने काम में बहुत बिजी रहता है और ज्यादा हंटर पर ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन रात को हंटर उससे बात करने के लिए एक्साइटेड रहती है। खैर, थोड़ी देर बाद रिची घर आता है। रिची और हंटर साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। यहीं पर हंटर रिची से बात करने की कोशिश करती है। वो उसे बताती है कि वो कुछ फ्लावर प्लांट करना चाहती है। इसी बीच रिची अपने फोन पर काम करने लगता है और हंटर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ये देखकर हंटर को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो दिन भर बिजी रहता है और हंटर के साथ समय उसे सिर्फ रात को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ अपने बिजनेस को संभालने में लगा रहता है। खैर, नेक्स्ट डे हंटर अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और यहाँ उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात वो रिची को बताती है और ये सुनकर रिची काफी खुश होता है और इसी खुशी के मौके पर वो सभी परिवार वाले बाहर डिनर करने जाते हैं। यहाँ हंटर खुश होती है और वो उन सबको अपनी और रिची की कहानी सुनाने लगती है कि किस तरह वो उससे अट्रैक्ट हुई। लेकिन इसी बीच रिची का डैड रिची से बिजनेस की बात करने लगता है और हंटर की बात पर कोई ध्यान नहीं देता। हंटर दोबारा अपने आप को अकेला फील करने लगती है। इस बार हंटर ग्लास में पड़े एक आइस क्यूब को खा लेती है, जो कि काफी अजीब था। सीन चेंज होता है और एक दिन हंटर से मिलने उसकी मदर इन लॉ आती है। वो हंटर को एक सेल्फ मेड किताब देती है। वो चाहती थी कि हंटर उसे पढ़े। उसे वो किताब देकर वो वहाँ से जाने लगती हैं। तब हंटर उसे कहती है कि वो नाश्ता बना रही है, तो क्या वो रुक सकती हैं? जिस पर वो कहती हैं कि वो बिजी हैं, इसलिए उन्हें जाना होगा। जाते जाते रिची की माँ हंटर से कहती है कि उसे बालों को बढ़ा लेना चाहिए क्योंकि रिची को लंबे बालों वाली लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। खैर, उसके जाने के बाद हंटर वो किताब खोलती है जिसमें एक लाइन लिखी हुई होती है कि तुम्हें कुछ नया करना चाहिए, कुछ अनएक्सपेक्टेड। तुम्हें अपने आप को पुश करना चाहिए और नई चीज को ट्राई करना चाहिए। खैर, हंटर वहीं पड़ी एक मार्बल को देखती है। उसे देखने के बाद वो उसे उठाती है और उसे अजीब तरह से देखने लगती है और देखते ही देखते हंटर उस मार्बल को निगल जाती है। उसे निगलने के बाद वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी। इसके बाद सीन रात में शिफ्ट होता है जहाँ हंटर और रिची साथ में होते हैं। हंटर और रिची बातें कर रहे होते हैं जहाँ हंटर उसे बताती है कि उसने आज बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज की है, लेकिन वो उसे बात बताते बताते रुक जाती है। खैर, नेक्स्ट डे हंटर जब टॉयलेट जाती है तब उसके अंदर से वही मार्बल निकलता है जिसे उसने खाया था। वो उसे साफ करके अपने पास रख लेती है। खैर, रात को हंटर के पास उसकी मदर इन लॉ का कॉल आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाती हैं। नेक्स्ट डे वो उससे मिलने के लिए जाती है जहाँ दोनों के बीच काफी बातें होती हैं। यही रिची की मॉम हंटर से पूछती है कि क्या वो वाकई रिची के साथ खुश है या सिर्फ खुश होने का दिखावा करती है, जिस पर हंटर उसे कहती है कि वो खुश है। हालांकि हंटर अपने आप को काफी अकेला महसूस करने लगी है। घर आकर हंटर सफाई कर रही होती है, तभी उसे फर्श पर से एक पिन मिलती है जिसे उठाकर वो डाइनिंग टेबल पर रख देती है। जिसके बाद थोड़ा सोचने पर वो उसे खा लेती है, लेकिन वो उस पिन को थूक देती है क्योंकि वो पिन उसकी जीभ पर लग गई थी। खैर, इसके बाद वो दोबारा ट्राई करती है और इस बार वो पिन को खा लेती है, जिससे उसे दर्द तो होता है लेकिन काफी अच्छा भी लगता है। अब रात होती है जहाँ हंटर टॉयलेट जाती है। टॉयलेट में उसे ब्लड आता है जो कि उस पिन की वजह से था। हंटर उस पिन को अपने कलेक्शन में रख देती है। उसी रात रिची अपने दोस्तों को घर लेकर आया था, जिसमें से एक उसका दोस्त एरोन हंटर के पास आता है और उसे उसके होने वाले बच्चे के लिए कांग्रेट्स करता है। और अचानक से एरोन हंटर से पूछ लेता है कि क्या वो उसे हक कर सकता है। ये सुनकर हंटर थोड़ा झिझक कर उसे पूछती है कि नहीं, उसे पता है ना वो रिची की वाइफ है। ये सुनकर एरोन कहता है कि वो काफी अकेला महसूस कर रहा है, इसीलिए ये सुनकर हंटर मान जाती है और एरोन उसे हक करता है। एरोन के हक करने से हंटर को काफी अच्छा लगता है। खैर, इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हंटर काफी सारी चीजों को खाने लगी है जो कि उसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। एक दिन हंटर और रिची हंटर के बेबी को एक्सरे मशीन के थ्रू देखने हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ वो अपने बच्चे को देखकर काफी खुश थे। लेकिन इसी बीच नर्स को वहाँ उसके पेट में कुछ और दिखता है। ये देखने के बाद हंटर को इमरजेंसी सर्जरी के लिए ले जाया जाता है, जहाँ उसके पेट में से कई चीजें निकाली जाती हैं
जैसे पेन, प्लास्टिक और भी काफी कुछ। इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हंटर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी। रिची उस पर गुस्सा करता है और उसे पूछता है कि आखिर उसे प्रॉब्लम क्या है। वो उसे समझने की बहुत कोशिश कर रहा है। यहाँ हंटर और रिची में बहस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रिची हंटर को एक थेरेपिस्ट के पास लेकर आया था। थेरेपिस्ट हंटर से अकेले में बात करती है, जिसमें थेरेपिस्ट उसे पूछती है कि आखिर वो ये सभी चीज कैसे खा लेती है, जिस पर हंटर उसे बताती है कि इसे ये खाना अच्छा लगता है। उसे इन चीजों के टेक्सचर्स पसंद है और उन्हें इन चीजों को खाने की अर्ज होती है। दरअसल हंटर को पीसा नाम का एक डिसऑर्डर डायग्नोस्ड होता है, जिसमें इंसान को ये सभी चीजें जैसे आइस, मेटल और भी बहुत कुछ खाने की अर्ज होती है। खैर सीन चेंज होता है और हम हंटर को रिची की माँ के साथ देखते हैं। वो दोनों जूस बना रही थी और हंटर काफी खुश नजर आ रही थी, क्योंकि बड़े दिनों बाद वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती। हंटर के पास रिची आता है और उसे किसी से मिलवाने ले जाता है। वो उसे एक आदमी से मिलवाता है जिसका नाम युवा होता है। यह युवा को रिची ने हायर किया था ताकि वो हर वक्त हंटर पर नजर रख सके, लेकिन हंटर इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। लेकिन रिची उसे कहता है कि वो अपने काम में बिजी रहता है और ऐसे में वो 24 घंटे पूरे उसके साथ नहीं रह सकता। इसके बाद से युवा हंटर के आसपास रहने लगता है। जहाँ हंटर जाती वहाँ युवा भी रहता, उस पर स्पाई करता ताकि वो फिर से कुछ ऐसा वैसा ना खा ले। इसी बीच हंटर बाथरूम के लिए जाती है, जहाँ जाने से पहले युवा उसे चेक करता है कि कहीं उसने कुछ अपने पास तो नहीं रख लिया। कंफर्म करके वो उसे जाने देता है, लेकिन हम देखते हैं कि हंटर ने ऑलरेडी मेटल बाथरूम में छुपा कर रखा था, जिसे वो खा लेती है। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उसे उसके सेशन में देखते हैं, जहाँ से वो अपना सेशन खत्म करती है और वो आज काफी एक्साइटेड होती है क्योंकि आज होता है रिची का बर्थडे। वो रिची के साथ एंजॉय करना चाहती थी। खैर इसके बाद सीन पार्टी में शिफ्ट होता है, जहाँ रिची पार्टी में कई सारे लोगों को बुलाता है, जिसमें से उसकी कंपनी में काम करने वाले काफी लोग आए हुए थे। हंटर रिची को साइड में ले जाती है। वो रिची के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन रिची उसे अभी वक्त नहीं दे सकता था क्योंकि पार्टी में कई लोग आए हुए थे। ये सब देख हंटर को काफी बुरा लगता है। हंटर को छोड़कर रिची अपनी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की से बात करने लगता है। नेक्स्ट डे हम हंटर को देखते हैं, जो कि काफी अकेला महसूस कर रही थी। उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। खैर रात में हंटर और रिची इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। नेक्स्ट डे हंटर अपने सेशन में जाती है, जहाँ पर साइकियाट्रिस्ट उससे उसकी मॉम के बारे में पूछती है। अब यहाँ हंटर उसे एक बात बताना चाहती थी, लेकिन इससे पहले वो उसे कहती कि ये बात वो किसी और को ना बताए। साइकियाट्रिस्ट उसे विश्वास दिलाती है कि वो ये बात किसी और को नहीं बताएगी। हंटर उसे बताती है कि 90s के समय पर उसकी माँ का रेप हुआ था और उसी रेप की वजह से वो पैदा हुई है। ये सुनकर साइकियाट्रिस्ट उस आदमी के बारे में पूछती है जिसने उसकी माँ का रेप किया था। हंटर बताती है कि उस आदमी को उस समय पकड़ लिया गया था और उस आदमी का नाम विलियम इरविन था। वो उसे उस आदमी की फोटो दिखाती है जो कि वो अपने साथ लेकर घूमती है। साइकियाट्रिस्ट उससे पूछती है कि उसकी माँ ने अबॉर्शन क्यों नहीं करवाया, जिस पर वो कहती है कि उसकी माँ बहुत रिलीजियस थी और यही कारण था कि उन्होंने कभी अबॉर्शन नहीं करवाया। साइकियाट्रिस्ट उससे पूरी बात पूछती है कि आखिर ये कैसे हुआ, जिस पर हंटर उसे बताती है कि एक दिन उसकी माँ एक बार में गई, जहाँ से ड्रिंक लेने के बाद वो घर जा रही थी। तब उसकी माँ का पीछा विलियम ने किया और उसी रात उसने उसकी माँ का रेप किया था। खैर ये सारी बातें बताने के बाद हंटर का सेशन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डे हंटर गार्डनिंग कर रही होती है। इधर रिची बाथरूम में होता है, जहाँ पर उसके पास हंटर की साइकियाट्रिस्ट का कॉल आता है, जो कि उसे हंटर की पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ बता देती है। दरअसल हंटर ने ये बात उस साइकियाट्रिस्ट के अलावा किसी और को नहीं बताई और ये सब बात करते हुए हंटर भी सुन लेती है और इस चीज का उसे काफी बुरा लगता है। खैर इसके बाद रिची अपने काम से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद हंटर का डिसऑर्डर ट्रिगर हो जाता है और उसे ऑब्जेक्ट्स खाने की तलब होने लगती है। वो जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल करती है और बेड के नीचे घुस जाती है। इसी बीच युवा वहाँ आता है और वो हंटर को काम करवाने के लिए खुद हंटर के पास बेड के नीचे आ जाता है और इसके बाद वो उसे सिंपैथी देता है। थोड़ी देर बाद उन दोनों की आंख लग जाती है, लेकिन हंटर उठकर दूसरे रूम में जाती है, जहाँ उसे एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है, जिसे वो निगल जाती है। युवा की आंख खुलने पर वो हंटर को ढूंढने जाता है। हंटर उसे जमीन पर दिखाई देती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां पर उसका ऑपरेशन होता है और उस स्क्रू ड्राइवर को उसके पेट में से निकाला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम रिची और उसकी फैमिली को देखते हैं, जहां हंटर भी होती है। वो लोग हंटर को एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भिजवाने की बात कर रहे थे। इवन उन्होंने उसे भिजवाने का बंदोबस्त भी करवा लिया था। अब बस हंटर को एक पेपर पर साइन करना था, लेकिन हंटर वहाँ नहीं जाना चाहती थी। रिची की माँ उसे कहती है कि बस 7 महीने की बात है, वो लोग उस पर हर वक्त नजर रख सकते हैं, जो कि रिची की फैमिली नहीं कर सकती। यहाँ हंटर कहती है कि उसे रिची के साथ रहना है, जिस पर रिची के डैड कहते हैं कि अगर वो वहाँ नहीं जाएगी
तो रिची उससे डिवोर्स ले लेगा। उनकी ये बात सुनकर हंटर पेपर पर साइन कर देती है। इसके बाद सभी लोग हंटर को उस हॉस्पिटल में छोड़ने जा रहे होते हैं। तभी हंटर कहती है कि वो अपना चार्जर अंदर ही भूल गई है। इतना कहने के बाद वो अंदर अपना चार्जर लेने जाती है, जिसके पीछे युवा भी जाता है। युवा हंटर को देख रहा था, जो कि वहाँ से भागना चाहती थी। युवा उसकी बातों को समझ गया था, साथ ही वो उसके साथ इतने दिन से रहा था तो वो उसका अकेलापन भी समझता था, इसीलिए युवा उसे कुछ नहीं कहता। जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। युवा बाथरूम की विंडो को खोलकर बाथरूम का नल ऑन कर देता है और बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है, ताकि रिची और उनको ऐसा लगे कि हंटर बाथरूम में से भाग गई है। जब रिची को पता लगता है कि हंटर भाग गई है, तब वो उसे ढूंढने निकलता है। इधर हंटर लिफ्ट मांगकर यहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद वो एक मोटेल में आती है, जहाँ वो रिची को कॉल करती है। रिची उसे घर वापस आने को कहता है। वो उसे कहता है कि वो जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है, वो पहले जैसे बन सकते हैं। लेकिन हंटर उसे कहती है कि वो जाना चाहती है, वो उसके पास नहीं आ सकती। रिची उसे कहता है कि अगर वो उसके पास नहीं आएगी तो जाएगी कहाँ, वो कहीं नहीं जा सकती। उसकी ऐसी बातें सुनकर हंटर फोन कट कर देती है और उसके बाद उस फोन को तोड़ देती है। इसके बाद सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ हंटर मोटेल से चेकआउट करके वहाँ से निकल जाती है और एक टेलीफोन बूथ से अपनी मॉम के पास कॉल करती है। हंटर की मॉम हंटर से ठीक से बात नहीं करती हैं। शायद इसका कारण ये है कि हंटर उसकी अनचाही बेटी है। अपनी माँ की नफरतजनक बातें सुनने के बाद वो अपने स्टेप डैड विलियम के घर जाती है, जहाँ पर विलियम की बेटी का बर्थडे होता है। हंटर वहाँ जाती है और उन लोगों के साथ अच्छे से रहती है, लेकिन विलियम ने उसे नहीं पहचाना था। पार्टी के बाद विलियम उससे पूछ लेता है कि आखिर उसे किसने पार्टी में इनवाइट किया, जिस पर हंटर उसे बताती है कि उसकी माँ का नाम जिल एम काओ है। ये सुनकर विलियम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आज उसका पास्ट उसके सामने आकर खड़ा था। विलियम अपनी वाइफ के सामने कहता है कि जिल उसकी एक पुरानी दोस्त थी। विलियम की वाइफ वहाँ से अपना कुछ काम करने के लिए जाती है। तब हंटर विलियम से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ विलियम काफी पछतावे में था। वो उसे कहता है कि वो इस सब के लिए काफी गिल्ट में है। पहले उसे लगता था कि वो जो चाहे वो कर सकता है, वो भगवान है, लेकिन जब उससे रेप के केस में जेल हुई तब वहाँ उसे रोज मारा जाता था, सताया जाता था। तब जाकर उसे यकीन हुआ कि वो कोई भगवान नहीं है और उस समय उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। यहाँ विलियम वाकई बहुत दुखी हो जाता है। हंटर उसे पूछती है कि क्या वो उसकी तरह है, जिस पर विलियम कहता है कि नहीं, वो उसकी तरह नहीं है, वो आजाद है और वो जो चाहे वो कर सकती है। उसकी बात सुनने के बाद हंटर एक डॉक्टर से अबॉर्शन पिल्स लेती है और इसके बाद वो उसे खा लेती है, जिसके बाद उसका अबॉर्शन हो जाता है और इसके बाद वो अपने आप को आजाद समझने लगती। तब वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी सकती थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो काफी लोगों को ये मूवी समझ में नहीं आई होगी, तो ये मूवी अकेलेपन और आजादी के बारे में थी। दरअसल हंटर बचपन से ही काफी दुख झेलती हुई आ रही थी। उसकी माँ ने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा, क्योंकि वो एक अनवांटेड चाइल्ड थी और इसी कारण से वो बचपन से ही अकेली थी। अपने पास्ट के बाद जब उसकी शादी हुई तब भी वो अकेली ही थी, क्योंकि रिची और उसकी फैमिली काफी बिजी फैमिली थी, जिसकी वजह से वो लोग हंटर को समय नहीं दे पाते थे और इसी कारण से हंटर इन एडिबल चीजों को खाने लगी और इसमें उसे एक सुकून सा मिलने लगा। उसके लिए ये एक अलग चीज थी। वो इन सब चीजों से काफी ऑब्सेस्ड हो गई। युवा के आने के बाद वो अपने आप को और भी इनसिक्योर समझने लगी थी। उसे आजादी चाहिए थी, जिसको अंत में युवा भी समझ गया था और इसलिए उसने हंटर को भागने दिया था। अब जब हंटर आजाद थी, इसलिए उसने अपना अबॉर्शन कर लिया ताकि वो अपनी जिंदगी खुलकर जी सके।